धन्यवाद। मैं आज आपके दीक्षांत समारोह में दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक में शामिल होकर गर्व महसूस कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मैंने कभी कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं किया और ये मेरा कॉलेज ग्रेजुएशन के सबसे करीब है। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां बताना चाहता हूँ। बस इतना ही, कोई बड़ी बात नहीं, बस 3 कहानियां। पहली कहानी डॉट्स को जोड़ने के बारे में है। मैंने 6 महीने बाद रीड कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन फिर भी 18 महीने तक ड्रॉप इन के रूप में रहा। मैंने सचमुच पढ़ाई छोड़ दी। तो फिर मैंने ऐसा क्यों किया? यह कहानी मेरे जन्म से पहले शुरू हुई थी। मेरी जैविक माँ एक युवा अविवाहित स्नातक छात्रा थी और उन्होंने मुझे गोद देने का निर्णय लिया। वह चाहती थी कि मुझे कॉलेज स्नातकों द्वारा गोद लिया जाए। इसलिए मेरे जन्म के वक्त एक वकील और उनकी पत्नी द्वारा गोद लेने की तैयारी थी। लेकिन जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने अंतिम समय में तय किया कि उन्हें वास्तव में एक लड़की चाहिए। इसलिए मेरे माता पिता, जो प्रतीक्षा सूची में थे, को आधी रात को एक फोन आया जिसमें पूछा गया, हमारे पास एक अप्रत्याशित बच्चा है, क्या आप उसे चाहते हैं? उन्होंने कहा, जरूर। मेरी जैविक माँ को बाद में पता चला कि मेरी माँ ने कभी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं किया था और मेरे पिता ने कभी हाई स्कूल से पास नहीं किया था। उन्होंने अंतिम गोद लेने के कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। वह कुछ महीनों बाद ही मानी जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि मैं कॉलेज जाऊंगा। यह मेरे जीवन की शुरुआत का समय था और लगभग 17 साल बाद मैं कॉलेज गया। लेकिन मैंने नासमझी में एक ऐसा कॉलेज चुना जो स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा था। मेरे कामकाजी वर्ग के माता पिता की सारी बचत मेरे कॉलेज की ट्यूशन पर खर्च हो रही थी। 6 महीने बाद मुझे इसमें कोई मूल्य नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ और मुझे नहीं पता था कि कॉलेज मुझे ये कैसे समझने में मदद करेगा। और यहाँ मैं अपने माता पिता द्वारा पूरी जिंदगी बचाए गए सारे पैसे खर्च कर रहा था। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया और विश्वास किया कि सब ठीक होगा। उस समय ये डरावना था, लेकिन अब लगता है ये मेरे सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। पढ़ाई छोड़ते ही मैं उन जरूरी कक्षाओं में जाना बंद कर सकता था जो मुझे पसंद नहीं थी और उन कक्षाओं में जा सकता था जो मुझे ज्यादा दिलचस्प लगी। ये सब आसान नहीं था। मेरे पास छात्रावास का कमरा नहीं था, इसलिए मैं दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोता था। मैं कोक की बोतलें लौटाकर 5 सेंट कमाता था ताकि उससे खाना खरीद सकूं। हर रविवार की रात मैं 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाता था और वहां हफ्ते में एक बार अच्छा खाना खाता था। ये मुझे बहुत पसंद था। मेरी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करके जो कुछ भी मैंने सीखा वह बाद में अमूल्य साबित हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उस समय रीड कॉलेज में शायद देश की सबसे अच्छी कैलीग्राफी शिक्षा दी जाती थी। पूरे परिसर में हर पोस्टर और हर दराज पर हर लेबल खूबसूरती से हाथ से सुलेखित था। चूंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और मुझे सामान्य कक्षाएं नहीं लेनी थी, इसलिए मैंने सुलेख की कक्षा लेने का निर्णय लिया ताकि मैं ये सीख सकूं कि ये कैसे किया जाता है। मैंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइपफेस के बारे में सीखा, विभिन्न अक्षर संयोजनों के बीच की जगह की मात्रा को अलग अलग करने के बारे में सीखा और यह भी सीखा कि महान टाइपोग्राफी को महान क्या बनाता है। ये सुंदर था, ऐतिहासिक था, कलात्मक रूप से सूक्ष्म था और ये कुछ ऐसा था जिसे विज्ञान पकड़ नहीं सकता था और मैंने इसे बेहद आकर्षक पाया। आकर्षक। इनमें से किसी को भी अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से लागू करने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन 10 साल बाद जब हमने पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिजाइन किया तो सब याद आया और हमने इसे मैक में शामिल किया। यह सुंदर टाइपोग्राफी वाला पहला कंप्यूटर था। अगर मैंने कॉलेज में वह कोर्स नहीं किया होता तो मैक में कभी कई टाइपफेस या आनुपातिक रूप से स्पेस किए गए फॉन्ट नहीं होते। विंडोज ने मैक की नकल की है, इसलिए संभव है कि यह किसी भी पीसी में न हो। अगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो मैं उस सुलेख कक्षा में नहीं जाता। पर्सनल कंप्यूटर में शायद वह शानदार टाइपोग्राफी न होती। जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य के बिंदु जोड़ना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद पीछे देखते हुए यह स्पष्ट था। आप आगे की ओर बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, केवल पीछे की ओर देखते हुए जोड़ सकते हैं।
इसलिए आपको भरोसा रखना होगा कि भविष्य में ये बिंदु किसी तरह जुड़ जाएंगे। किसी पर भरोसा रखें, अंतर्जान, भाग्य, जीवन, कर्म, कुछ भी। ये विश्वास कि ये बिंदु जुड़ेंगे आपको दिल की बात मानने का आत्मविश्वास देगा, भले ही ये आपको सही रास्ते से भटका दे, और यही सब कुछ बदल देगा। मेरी दूसरी कहानी प्यार और नुकसान के बारे में है। मैं सच में भाग्यशाली था क्योंकि मुझे जीवन में बहुत जल्दी वह मिल गया जो मुझे पसंद था। रोज और मैंने 20 साल की उम्र में मेरे माता पिता के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की थी। हमने बहुत कड़ी मेहनत की और 10 साल के भीतर एप्पल सिर्फ हम दोनों के गैरेज से बढ़कर 400 से ज्यादा कर्मचारियों वाली $2 बिलियन की विशाल कंपनी बन गई। हमने 1 साल पहले ही अपना सबसे बेहतरीन निर्माण मैकिन्टोश रिलीज किया था और मैं तब 30 साल का हुआ था, और फिर अचानक मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। आप अपनी शुरू की गई कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं? जैसे जैसे एप्पल बड़ा हुआ, हमने एक व्यक्ति को काम पर रखा जो कंपनी चलाने में बहुत प्रतिभाशाली लगा। पहले साल तक सब ठीक था, लेकिन फिर हमारे भविष्य के विचार अलग हो गए और मतभेद हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका पक्ष लिया। इस तरह 30 की उम्र में मैं बाहर हो गया, और वह भी सार्वजनिक रूप से। मेरे पूरे वयस्क जीवन का केंद्र चला गया। यह बहुत विनाशकारी था। मुझे सच में नहीं पता था क्या करना है। कुछ महीनों तक मुझे लगा कि मैंने उद्यमियों की पिछली पीढ़ी को निराश किया, कि मैंने उस समय की कमान छोड़ दी जब मुझे जिम्मेदारी मिली थी। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नोयस से मिला और इतनी बड़ी गलती के लिए माफी मांगी। मैं एक सार्वजनिक विफलता था और सिलिकॉन वैली से भागने की भी सोची, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ समझ आया। मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता था। एप्पल में बदलाव से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे अस्वीकार किया गया, पर मैं अब भी प्यार में था। इसलिए मैंने फिर से शुरुआत करने का निर्णय लिया। उस समय ये नहीं देखा, लेकिन एप्पल से निकाला जाना मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी बात थी। सफलता के बोझ की जगह फिर से नौसिखिया होने की हल्की भावना आ गई। हर चीज के बारे में कम निश्चितता। इसने मुझे जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश करने की स्वतंत्रता दी। अगले 5 वर्षों में मैंने नेक्स्ट और पिक्सर नाम की कंपनियां शुरू की और एक अद्भुत महिला से प्यार हुआ जो मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई, और अब यह सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एक उल्लेखनीय मोड़ में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदा और मैं एप्पल में वापस आ गया। नेक्स्ट की तकनीक हमारे दिल में है। एप्पल का वर्तमान पुनर्जागरण हो रहा है, और लोरेन और मेरे पास एक अद्भुत परिवार है। मुझे पूरा विश्वास है कि एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ये सब संभव नहीं होता। ये एक बहुत ही कड़वी दवा थी, लेकिन मुझे लगता है कि मरीज को इसकी आवश्यकता थी। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक उदाहरण पढ़ा था जो कुछ इस तरह था: अगर आप हर दिन ऐसे जिएं जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो, तो एक दिन आप निश्चित रूप से सही होंगे। इसने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला, और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह शीशे में देखता हूँ और खुद से पूछता हूँ, अगर आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वह करना चाहता जो मैं आज करने जा रहा हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं मिलता, तो मैं जानता हूँ कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। ये याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा मेरे जीवन में बड़े फैसले लेने में मदद करने वाला सबसे अहम साधन रहा है, क्योंकि लगभग हर चीज, सभी बाहरी उम्मीदें, सभी गर्व, सभी शर्मिंदगी या असफलता का डर, ये सब मौत के सामने गायब हो जाते हैं। केवल वही बचता है जो सच में महत्वपूर्ण है। ये याद रखें कि आप मरने वाले हैं। ये सोचने के जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जो मैं जानता हूँ कि आपके पास खोने के लिए कुछ है। आप पहले से ही नग्न हैं, इसलिए अपने दिल की बात न मानने का कोई कारण नहीं है। लगभग 1 साल पहले मुझे कैंसर का पता चला था। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ था और उसमें मेरे पैंक्रियास पर ट्यूमर साफ दिखाई दिया था। मुझे ये भी नहीं पता था कि पैंक्रियास क्या होता है। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि ये लगभग निश्चित रूप से एक प्रकार का कैंसर है जिसका ही इलाज नहीं है, और मुझे 3 से 6 महीने से अधिक जीवित रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मेरे डॉक्टर ने मुझे घर जाने और अपने कामों को व्यवस्थित करने की सलाह दी, जो डॉक्टरों के अनुसार मरने के लिए तैयार रहने का कोड है।
मतलब है कि अपने बच्चों को वह सब कुछ बताने की कोशिश करें जो आप सोचते हैं कि अगले 10 सालों में उन्हें बताने के लिए आपके पास कुछ ही महीनों का समय है। इसका मतलब है कि यह सुनिश्चित करना कि सब कुछ ठीक हो कि आपके परिवार के लिए यह जितना संभव हो सके उतना आसान हो। इसका मतलब है कि आप अलविदा करें। मैं पूरे दिन इसी निदान के साथ जीता हूँ। बाद में उस शाम मेरी बायोप्सी हुई जिसमें उन्होंने मेरे गले से होते हुए मेरे पेट और आंतों में एक एंडोस्कोप डाला, मेरे पैंक्रियास में एक सुई डाली और ट्यूमर से कुछ कोशिकाएं निकाली। मुझे बेहोश किया गया था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां थी ने बताया कि जब डॉक्टरों ने माइक्रोस्कोप से कोशिकाओं को देखा तो वे रो पड़े, क्योंकि यह अग्नाशय के कैंसर का एक दुर्लभ रूप था जिसका इलाज सर्जरी से संभव था। मैंने सर्जरी करवाई और अब मैं ठीक हूँ। ये वह समय था जब मैं मौत के सबसे करीब था और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दशकों तक ये मेरे लिए सबसे करीबी समय रहेगा। इस अनुभव से गुजरने के बाद मैं अब आपसे कुछ अधिक निश्चितता के साथ ये कह सकता हूँ, जब मृत्यु एक उपयोगी लेकिन केवल बौद्धिक अवधारणा थी। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वे भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। और फिर भी मृत्यु वह मंजिल है जिसे हम सभी का जाना है। कोई भी इससे बच नहीं सका है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जीवन का सबसे बेहतरीन आविष्कार है। ये जीवन का परिवर्तन कारक है। ये पुराने को हटाकर नए के लिए रास्ता बनाता है। अभी नया आप है, लेकिन किसी दिन अब से बहुत दूर नहीं, आप धीरे धीरे पुराने हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए क्षमा करें, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और का जीवन जीने में बर्बाद न करें। हठधर्मिता में न फंसें, जो दूसरे लोगों की सोच के परिणामों के साथ जीना है। दूसरों की राय के शोर को अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाने न दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दिल और अंतर्ज्ञान का पालन करने का साहस रखें। वे पहले से ही जानते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, बाकी सब बेकार है। जब मैं छोटा था तब होल अर्थ कैटलॉग नामक एक अद्भुत प्रकाशन था जो हमारी पीढ़ी की बाइबलों में से एक था। इसे स्टुअर्ट ब्रांड ने बनाया था, जो यहाँ से मेनलो पार्क में थे, और उन्होंने इसे अपने काव्यात्मक स्पर्श से जीवंत कर दिया। ये 60 के दशक के अंत में था, जब पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप प्रकाशन नहीं थे। तब ये सब टाइपराइटर, कैंची और पोलारॉइड कैमरों से बनाया गया था। ये गूगल के आने से 35 साल पहले पेपरबैक फॉर्म में गूगल जैसा था। यह आदर्शवादी था, साफ सुथरे उपकरणों और बेहतरीन विचारों से भरा हुआ था। स्टीवर्ट और उनकी टीम ने होल अर्थ कैटलॉग के कई अंक निकाले, और फिर जब ये अपना काम पूरा कर चुका तो उन्होंने एक अंतिम अंक निकाला। ये 1970 के दशक का मध्य था और मैं आपकी उम्र का था। उनके अंतिम अंक के पीछे के कवर पर सुबह सुबह एक देहाती सड़क की तस्वीर थी, जिस तरह की सड़क पर आप खुद को लिफ्ट लेते हुए पा सकते हैं अगर आप इतने साहसी हैं। इसके नीचे इन शब्दों का उल्लेख था, भूखे रहो, मूर्ख रहो, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। ये उनका विदाई संदेश था जब उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। भूखे रहो, मूर्ख रहो, और मैंने हमेशा अपने लिए यही चाहा है। और अब जब आप ग्रेजुएट हो रहे हैं और एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मैं आपके लिए भी यही कामना करता हूँ। भूखे रहो, मूर्ख रहो।